میں نے बेतहाशा रोना शुरू कर दिया था। गले में अल्फाज फंसे हुए थे और आंखों में दर्द उबल रहा था। बार बार कह रही थी, मैंने चोरी नहीं की, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे अल्फाज किसी के दिल पर असर ना कर सके। मेरी आवाज़ घर की दीवारों में गूंजती रही, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी चच्ची की बेटी, जिसकी मासूम शक्ल ने सबको धोखा दिया, खामोश खड़ी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो जीत चुकी हो। उसने सबके सामने आकर मेरे ही कमरे की अलमारी से कुछ नोट निकाले और कहा, ये देखे, ये पैसे इसकी अलमारी से मिले हैं। सब चौंक गए और मैं वहीं बैठकर सिर्फ इतना कह सकी, ये झूठ है, ये पैसे मेरे नहीं, ये मेरे कमरे में रखे गए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, चच्ची ने मुझे घूर कर देखा और चीखते हुए कहा, अब जबान चलने लगी है, शर्म तो नहीं आती चोरी करते हुए। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा, सबके सामने, मेरे ही चेहरे पर। लम्हा भर को मुझे कुछ दिखाई ना दिया, आंखों में आंसू, कानों में सन्नाटा, और फिर आवाज़ आई, ये होती है यतीम लड़कियां, पल्ले पड़ती हैं तो इज्जत खराब कर देती हैं। मैंने अपनी नम आंखों से चच्चा को देखा। वो मेरे सामने खड़े थे, जिन्हें मैंने हमेशा बाप समझा था। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो मेरी बात सुनेंगे, मेरी सच्चाई को पहचानेंगे। मैंने आहिस्ता से कहा, चच्चा मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। मगर उन्होंने भी मुझे नज़रअंदाज करके कहा, हमने तुम्हें सर चढ़ा लिया था, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा है। चोर हो तुम, चोर। मेरी सांस रुक गई। उनकी ज़बान से निकले अल्फाज मेरे सीने में तीर बनकर गड़ गए। मैंने रोकर कहा, नहीं चच्चा, वो पैसे मैंने नहीं लिए। मेरी ज़बान लड़खड़ाई। मैं उन्हें सच बताना चाहती थी कि उनकी बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर है और वो अक्सर रातों को छुप छुप कर उससे मिलती है। बताना चाहती थी कि मैंने बस एक बार उसे रोका था और उसी का बदला वो मुझसे ले रही है। लेकिन मैं बात मुकम्मल ना कह सकी, क्योंकि चच्ची ने फिर से चीख कर कहा, इसे अभी के अभी निकालो यहाँ से, वरना मैं खुद इसका मुंह काला कर दूंगी। मेरी हालत बुरी हो गई थी। मैंने चच्चा की तरफ बढ़ते हुए कहा, बस एक बार मेरी बात सुन लें, प्लीज़। मगर वो एक कदम पीछे हट गए, जैसे मैं कोई गंदगी हूँ। उन्होंने कहा, मेरी इज्जत को दाग लगाने वाली लड़की की कोई बात सुनने का शौक नहीं है, निकल जाओ। मैंने आस पास सबको देखा। कोई एक चेहरा ऐसा नहीं था जिस पर तरस या हमदर्दी के आसार हों। सब मुझे घूर रहे थे, जैसे मैं वाकई चोर हूँ। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, दिल बेरहम धड़क रहा था और पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। मेरी चच्ची की बेटी खामोश खड़ी थी, लेकिन उसके होंठों के किनारे थोड़े से उभरे हुए थे, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ मैं समझ सकती थी। वो कामयाब हो चुकी थी। उसने मुझे सिर्फ घर से नहीं निकाला, बल्कि मेरे वजूद से इज्जत भी छीन ली थी। मैं जानती थी कि उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि मुझे ख़त्म करना था, और वो कामयाब हो गई थी। कमरे से निकलते हुए मेरा ध्यान चच्ची की बेटी की तरफ गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से बस इतना कहा, जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा है, कभी उसमें गिर जाना। वो कुछ ना बोली, बस नजरें चुरा ली। घर से बाहर निकलते मेरे कदमों में लर्जिश थी। मैं ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि अंदर से भी टूट चुकी थी। ये वही घर था जहाँ मैंने अपने माँ बाप के बाद पनाह ली थी। वही चच्चा जिन्होंने मुझे बेटी कहा था, आज मेरी सच्चाई का गला घोंट कर मुझे धुतकार गए थे। सर्द हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं गली में निकल आई। आंखों के सामने अंधेरा था, मेरे पैर नंगे थे, जिस्म पर सिर्फ वो कपड़े जो सुबह पहने थे। हाथ लरज रहे थे और दिल चीख रहा था। मैं सड़क पर चलती बगैर किसी सिमत, जैसे अब कोई मंजिल बाकी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को शिद्दत से याद किया। अगर वो जिंदा होते तो क्या ऐसा होता? क्या वो मेरी हिफाजत ना करते? क्या वो भी मेरे आंसू नज़रअंदाज कर देते? दिल में सवाल थे, मगर जवाब न दारू। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहाँ से कोई जवाब आएगा, लेकिन वहाँ भी खामोशी थी। बस एक चांद था जो गवाह था मेरी बेबसी का। शाम का वक्त था जब मैं शहर के किनारे आ पहुंची। सूरज ढल चुका था और फिजा में एक अजीब सी गुमशुदगी घुली हुई थी। पैरों में छाले थे, होंठों पर खुश्की, और मैदा जैसे अंदर ही सड़ रहा हो। मैंने न जाने कब से चलती आ रही थी। हाथ में कुछ नहीं था, ना कोई शनाख्त और ना उम्मीद। रास्ते में कई लोग मिले, कोई तरस खाकर देखता, कोई नज़र चुरा कर गुजर जाता, लेकिन कोई रुका नहीं। मैंने कई जगहों पर बैठने की कोशिश की, मगर जगह जगह से हटाया गया। ये पार्क सोने के लिए नहीं, चल हट इधर से, एक चौकीदार ने धुतकार दिया था। मैं फिर उठी, एक बेंच से दूसरे फुटपाथ तक, जैसे बेमकसद पतंग। मेरी नज़रें लोगों पर थी, हर कोई जल्दी में था, हर चेहरा अजनबी। एक जगह जाकर मैंने एक होटल के बाहर खड़ी हो गई। अंदर खाने की खुशबू आ रही थी। खिड़की से देखा तो खुशपोश मर्द और औरतें बैठे खाना खा रहे थे। मैंने अंदर जाने की हिम्मत की, दरवाज़ा खोला। एक वेटर तेज़ी से मेरे करीब आया और घूर कर बोला, क्या चाहिए? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बस थोड़ा सा पानी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, नाक चढ़ाया और कहा,
ये भिखारियों का अड्डा नहीं है, निकलो यहाँ से। मैं सर झुकाकर बाहर निकल आई। अंधेरा हो चुका था और रोशनियों का शहर जाग रहा था। मैं एक इमारत के पास रुक गई। वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, रंगीन बत्तियाँ चमक रही थी और दरवाजे पर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। एक तरफ से कहकहे आ रहे थे, दूसरी तरफ से मौसीकी। मैं अनजाने में उस दरवाजे के करीब बैठ गई। शायद यही वो लम्हा था जिसने मुझे एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। इतने में एक वेट्रेस जो वहाँ से अंदर जा रही थी रुककर मेरी तरफ देखने लगी। वो उम्र में मुझसे चंद साल बड़ी लग रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, खाना खाया तुमने? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो मुस्कुराई जैसे वाकई दिल से और कहने लगी, चलो मेरे साथ आओ, कुछ खाने को दूंगी। मेरे कदम खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़े। मेरे जहन में कुछ और नहीं था, बस वो मुस्कुराहट और उसके हाथ में थामे खाने का वादा। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही एक मुख्तलिफ दुनिया ने मुझे घेर लिया। हर तरफ शोख रोशनी, जोर जोर से चलती मौसीकी, मर्द और औरतों के कहकहे और एक महक जिसका मुझे नाम भी नहीं आता था। दीवारों पर चमकते आईने, बार के पीछे बोतलें और फर्श पर घूमती रोशनियों ने मेरे कदमों को जैसे रोक लिया। मैं पीछे हटने ही वाली थी कि उस वेट्रेस ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, घबराओ मत, पहली बार सबको अजीब लगता है। उसने मुझे एक तरफ लेकर कॉरिडोर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में कुछ औरतें कम कपड़ों में खड़ी थीं, कुछ हंस रही थी, कुछ जैसे ज़बरदस्ती हंस रही हों। एक ने मुझे देखा और कहा, नहीं आई है क्या? मैंने नजरें चुरा ली। वेट्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रखा। हम एक तंग सी सीढ़ियों से ऊपर गए। वहाँ माहौल ज़रा मुख्तलिफ था, कम रोशनी, कम शोर। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी। दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बिठा दिया। बोली, यहाँ आराम करो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। कमरे की खामोशी अजीब थी। बाहर की हंगामा खेजी जैसे उस दरवाजे के उस पार रह गई थी और यहाँ सिर्फ सन्नाटा था। वेट्रेस ने जाते हुए नरमी से कहा था, आराम करो, मैं खाने के लिए लाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने महज सर हिला दिया था, लेकिन उसके जाते ही ऐसे लगा जैसे वो अपनी मुस्कुराहट के साथ कुछ और भी साथ ले गई हो। दरवाज़ा बंद हुआ तो उसकी हल्की सी आवाज़ भी दिल में गूंजने लगी। मैं उठकर उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा पहले ही बंद हो चुका था। हैंडल घुमाया तो एहसास हुआ कि ये तो लॉक हो चुका है। मेरे अंदर कुछ हल्का सा टूटा। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ एहतियात है, शायद यहाँ पर हर कमरा ऐसे ही बंद होता है ताकि कोई बाहर ना झांके। मैं सोफे पर बैठ गई, इर्द गिर्द देखा। कमरे में एक छोटा सा टेबल, पुराना सा पंखा जो हल्की हल्की आवाज़ से चल रहा था, और दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग थी, एक औरत की तस्वीर जिसकी आंखें जैसे मुझे ही देख रही हों। मैंने नज़रें चुराई और खुद से कहा, बस थोड़ा वक्त है, खाने के बाद निकल जाऊंगी। लेकिन वक्त थम सा गया। शायद 10 मिनट गुजरे होंगे जब कमरे में एक अजीब सी महक भरने लगी, जैसे जलती हुई तंबाकू की धुआंधार लहर। मैंने पलट कर देखा तो कमरे के दूसरे कोने में एक आदमी सोफे पर बैठा था, जिसकी मौजूदगी का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हुआ था। मुझे एक लम्हे को शक हुआ कि शायद वो पहले से ही वहाँ था, बस धुंध और रोशनी के खेल में नज़रों से छुपा रहा। वो खामोश था, लेकिन आंखों में अजीब सी सर्दी लिए मुझे देख रहा था। मैं घबरा गई, जिस्म जैसे सुन्न हो गया हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? लेकिन वो ना बोला और ना हिला, बस एक कुशन लगाकर धुआं मेरी तरफ छोड़ दिया। मैं सहम कर एक कदम पीछे हटी, फिर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। फिर वो आहिस्ता से उठा। उसके कदमों की चाप नरम थी, लेकिन हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। वो मेरे सामने आकर रुका और मेरी तरफ झुककर बोला, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराया, धुआं मेरे मुंह के सामने छोड़कर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा चेहरा काफ़ी है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, इस बार सर से पांव तक। मेरी नज़रें झुक गई और हाथ कँपाने लगे। वो पीछे हटा और बोला, परफेक्ट हो तुम हमारे क्लब के लिए, ऐसी लड़कियां ही सबकी तवज्जो खींचती हैं। मैंने आंखें खोलकर घबरा कर कहा, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाने के लिए आई थी। उसने कहकहा लगाया, जैसे मेरा डर उसकी तफरी हो। यहाँ सब ऐसे ही आते हैं, पहले दिन सब कहते हैं कि वो ऐसी नहीं है, फिर सब बन जाते हैं। मैंने दरवाजे की तरफ भागने का सोचा, लेकिन वो पहले ही बंद था। वो बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम नहीं चाहती, लेकिन याद रखो, यहाँ से निकलने का रास्ता भी हमारी मर्जी से है। फिर उसने सिगरेट का आखिरी कश लिया, उसे ऐश ट्रे में मसला और कमरे से बाहर निकल गया। मैं वहीं दीवार से लगकर खड़ी रही और आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ गई। कमरे में अब सिर्फ पंखे की आवाज़ थी। दरवाजे की तरफ बार बार देखती रही, लेकिन कोई नहीं आया। शायद 5 मिनट बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। वही वेट्रेस एक ट्रे लेकर अंदर आई। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि खालीपन था। उसने ट्रे टेबल पर रखी और बिना कुछ कहे मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, ये कौन था? वो आदमी कौन था? उसने नज़रें चुराई, फिर आहिस्ता से कहा, यहाँ सबके सवाल एक जैसे होते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। खाना खा लो, थक गई होगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं बस रास्ता भूल गई थी।
उसने सर झटका। अब देर हो चुकी है, तुम्हारा तारुफ हो चुका है, अब फैसला उनके हाथ में है, तुम्हारे नहीं। मैंने कहा मैं भूखी हूं, लेकिन इज्जत से भूखी रह लूंगी, यहां नहीं रहना मुझे। वो पलटी और जाते हुए बस इतना कहा, ये बात सब कहते हैं, फिर खा लेते हैं और रुक भी जाते हैं। दरवाज़ा एक बार फिर बंद हुआ और मैं उस पुरसकून कमरे में अकेली रह गई, एक खामोश जाल में जिसकी तारें नजर नहीं आती लेकिन छूते ही रूह को जकड़ लेती हैं। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ जैसे दिल पर लगी आखिरी ज़र्ब थी। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई, घुटनों में सर देकर रोने लगी। आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि बाहर ना सुनाई दे, लेकिन आंसुओं का शोर मेरे दिल के अंदर गूंज रहा था। इसी दौरान वो वेट्रेस वापस आई, हाथ में खाने की ट्रे थी। उसके चेहरे पर वो पहली वाली हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं थी, जैसे वो अपनी हकीकत में आ चुकी हो। उसने ट्रे मेरे सामने रखी और खामोशी से खड़ी हो गई। मेरी नज़रें ट्रे पर जम गई। 2 स्लाइसेस, कुछ चावल और एक पानी की बोतल। खुशबू तो थी लेकिन हलक में कुछ अटका हुआ था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाजी खुदा का वास्ता है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं बस खाने के लिए आई थी, यहाँ काम करने नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर कहा, जो यहाँ आता है वो अपनी मर्जी से वापस नहीं जाता। मैंने दोबारा रोते हुए कहा, मेरे कोई माँ बाप नहीं, कोई जगह नहीं, बस वापस सड़क पर छोड़ दो, तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। वो जैसे पत्थर हो गई थी, कोई असर ना हुआ। उसी लम्हे वही आदमी दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में सिगरेट नहीं था, लेकिन आवाज़ अब भी उतनी ही मजबूत थी। उसने कहा, खाना खाओ, कल रात काम शुरू होगा। मेरी आंखें फैल गईं और मैंने जल्दी से कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जाने दे, खुदा का वास्ता है। वो हंसा जोर से, जैसे मेरी बात कोई लतीफ़ा हो। यहाँ सबकी ज़बान यही होती है पहले दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाते हैं कि असल दुनिया क्या है। उसने वेट्रेस की तरफ देखा और कहा, इस पर नज़र रखो, कल तैयार होनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ भागकर कदम बढ़ाया, बाजू पकड़कर कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी रहम नहीं आता? उसने मेरा हाथ झटक दिया और बोला, ये रहम दिखाने की जगह नहीं है, ये कारोबार है और अब तुम इसका हिस्सा हो। फिर वो चला गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और अंदर की रोशनी मद्धम कर दी गई। मैंने खाने की तरफ देखा, हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन नवाला हाथ में लेने के बाद भी मुंह तक ना जा सका। गला खुश्क था, लेकिन दिल में एक डर ने हर चीज़ रोक दी थी। मैंने नवाला वापस प्लेट में रख दिया, फिर एक बार फिर वेट्रेस की कदमों में बैठकर मिन्नत की, मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हें बहन समझा था। उसने सर झुका लिया, जैसे एक लम्हे को कुछ सोचा हो, फिर पलट कर चल दी। कमरे की दीवारें जैसे तंग होती जा रही थी, फर्श ठंडा होता जा रहा था और नींद से ज्यादा खौफ मेरे वजूद पर सवार था। वक्त का अंदाजा नहीं था, शायद रात का दूसरा पहर था, जब अचानक दरवाजे की कुंडी खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ गई। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ, सर पर कैप, वर्दी वही जो वेटर्स की होती है, हाथ में एक फाइल थामी हुई थी। मैं पीछे हटकर दीवार से जा लगी। उसने आहिस्ता से कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। मैंने शक से उसे देखा, तुम भी इन्हीं में से हो क्या? क्या नया खेल है ये? वो रुक गया, मेरे करीब नहीं आया, कहने लगा, नहीं, मैं इन जैसा नहीं हूँ, मैं इस जगह पर बस काम करता हूँ, लेकिन जो कुछ यहाँ होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने चीख कर कहा, तो फिर अभी तक खामोश क्यों थे? जब वो मुझे बंद कर रहे थे तुम कहाँ थे? उसने गहरी सांस ली और कहा, ऐसी लड़कियां आती हैं, मैं सबको नहीं बचा सकता, लेकिन जब मौका मिले मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे लिए अभी वक्त है। सर्द रात की हवाओं में मेरे शक और खौफ ने कदम जकड़ रखे थे। मैं वहीं खड़ी रही, उसके पीछे जाने से हिचकिचा रही थी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम रुक गई तो सुबह होने तक तुम्हारा रास्ता खुद तय कर लिया जाएगा, और वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। मेरी नज़र उसकी आंखों में गई, जहाँ कोई लालच, कोई धोखा, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। फिर मैंने तल्खी से कहा, शहरी धोखेबाज लोग होते हैं, सब जानती हूँ मैं। उसने सुकून से जवाब दिया, शायद होते हों, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। मैं अगर कुछ चाहता तो कमरा बंद करके जा सकता था, तुम्हें निकालने की कोशिश ना करता। उसके अल्फाज में एक अजीब सा सच था जिसे मैं झुठला ना सकी। चलो, देर ना करो, हर मिनट कीमती है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और इस बार मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की, जैसे एक अनजान यकीन ने कदमों को हरकत देती हो। हम क्लब के पिछले हिस्से से निकले, एक तंग गली के जरिए। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई गार्ड नहीं। उसने दबी आवाज़ में कहा, यही रास्ता मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है, मगर हर बार एक नई लड़की, एक नया रिस्क होता है। मैं हैरान हुई, औरों को भी निकाला है तुमने? उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, जितना मुमकिन हो सका, हाँ। हम चलते चलते एक मेन रोड पर पहुंचे, जहां 2-3 टैक्सीज खड़ी थी। उसने तेजी से एक टैक्सी वाले से बात की और फिर मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। डर मत, ये टैक्सी ड्राइवर भी अपना है, तुम्हें महफूज जगह छोड़ देगा। मैंने दरवाज़ा खोला, बैठने लगी तो एक बार फिर रुक गई।
तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराया। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि नाम स्वीटर है और ये काम मेरा फर्ज है। टैक्सी ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और मैंने शीशे से बाहर देखने लगी। रोशनियों से चमकते शहर का वो दूसरा चेहरा जो मैंने क्लब में देखा था अब पीछे रह गया था। टैक्सी एक पुराने इलाके में दाखिल हुई। सड़कें टूटी हुई, दुकानें बंद और मकानों की दीवारों पर नमी का निशान। थोड़ी देर बाद हम एक 2 मंजिला घर के सामने रुके। दरवाज़ा लकड़ी का था जिस पर एक छोटी सी घंटी लटक रही थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी औरत सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम ही हो जिसे स्वीटर ने भेजा है? आ जाओ बेटी, आ जाओ। मैं कुछ ना बोल सकी, बस आहिस्ता से गाड़ी से उतरी और दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी सुकून की खुशबू आई। घर सादा था लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर कुरान की आयतें फ्रेम में लगी थी और कोने में एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था। वो बूढ़ी औरत आहिस्ता से बोली, मैं स्वीटर की माँ हूँ और जब भी वो किसी को यहाँ लाता है मैं जान लेती हूँ कि वो किसी मुसीबत से निकली हुई होती है। मैंने आहिस्ता से कहा, आपको कैसे पता चलता है? वो बोली, आंखें सब कुछ बता देती हैं बेटी, तुम्हारी आंखें भी बहुत कुछ कह रही हैं। उसने मेरे लिए एक चादर निकाली, मुझे एक लकड़ी के पलंग पर बिठाया और फिर चूल्हे से पानी का जग भर कर लाई। पहले हाथ मुंह धो लो, फिर कुछ गर्म दूध पिलवाती हूँ, थोड़ी नींद आ जाएगी। मैंने उसकी बात मानी जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो। चेहरा धोने के बाद जब मैं वापस बैठी तो वो एक प्याले में दूध लेकर आई। दूध की खुशबू ने मुझे एक पल के लिए मेरे गांव की रातें याद दिला दी। उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये दूध सिर्फ जिस्म नहीं दिल को भी गर्म रखता है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता प्याला हाथ में लिया और पहला घूंट लेते ही आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, अब रो मत, अब तुम महफूज हो। मैंने प्याला मेज पर रख दिया और आहिस्ता से कहा, क्या ये सब वाकई हो रहा है या बस ख्वाब है? वो मुस्कुराई, बेटी दुख ख्वाब नहीं होते, लेकिन कभी कभी उनके बाद जिंदगी ख्वाब बन जाती है। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। स्वीटर खड़ा था। एक नज़र मुझ पर डाली और कहा, सब ठीक है ना माँ? वो बोली, हाँ सब ठीक है, तुमने फिर एक जान बचाई है। मैंने नजरें नीची कर ली। वो मेरे करीब आया और बोला, अब सोना, सुबह नई बातें करेंगे। फिर वो वापस पलट गया। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। कंबल ओढ़ते ही बदन में जैसी जिंदगी वापस आई। कमरे की खामोशी अब वहशतनाक नहीं थी बल्कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे रही थी। पहली बार ऐसा लगा शायद जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है और शायद मैं अब तन्हा नहीं हूँ। सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे में हल्की हल्की रोशनी दाखिल हो रही थी। कमरे की दीवार पर एक पुराना सा क्लॉक टिक टिक कर रहा था। बाहर से चाय के बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। मैं आहिस्ता से उठकर दरवाजे तक पहुंची और झांक कर देखा। वही बूढ़ी औरत जो मुझे कल रात तक सहारा दे चुकी थी अब किचन में मसरूफ थी। चाय का पानी चूल्हे पर रखा था और दूसरी तरफ एक प्लेट में पराठे रख रही थी। उसने मुझे देख लिया तो मुस्कुरा कर बोली, उठ गई बेटी, आ जाओ नाश्ता करो। मैं शर्माते हुए अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। चाय का कप मेरे सामने रखते हुए उसने कहा, ये चाय तुम्हारी जैसी कई बेटियों के लिए बनाती हूँ जिन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी अपने के हाथों से बनाई हुई चीज़ पी हो। मैंने उसकी तरफ देखा जैसे अल्फाज ढूंढ रही हूँ लेकिन कुछ कह ना सकी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और स्वीटर अंदर आया। उसके हाथ में अखबार और कुछ बैग थे। वो हमेशा की तरह पुरसकून था। उसने मुझे सलाम किया और माँ से मुखातिब होकर बोला, आजकल जिस लड़की को लाया था वो महफूज है, रात को वापस गया था, किसी को शक ना हो। माँ ने सर हिलाया, खुदा तुम्हें सलामत रखे, लेकिन अब ज़्यादा रिस्क ना लेना। स्वीटर ने हल्की मुस्कुराहट दी, माँ अगर मैं नहीं निकालूंगा तो वो बचेंगी कैसे? चाय ख़त्म हुई तो मैंने आहिस्ता से कहा, आंटी मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं हूँ, ना घर है ना रिश्तेदार। वो रुकी और मेरे करीब आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, अब ये घर तुम्हारा है, जब तक तुम चाहो यहाँ रहो और जब चाहो चली जाना, मगर तब जाना जब खुद को मजबूत समझो। उस एक जुमले ने मुझे जैसे बांध दिया। अगले कई हफ्ते मैं इसी घर में रही। आंटी ने मुझे सिलाई सिखाई, स्वीटर ने फ़ोन इस्तेमाल करना और इंटरनेट से राब्ते सीखने में मदद दी। मैं सुबह घर के कामों में मदद करती, दोपहर को आराम और शाम को वो दोनों बैठकर मेरे साथ गपशप करते। एक दिन आंटी ने कहा, बेटी कुछ लड़कियां तुम जैसी भी आई हैं जिनके माँ बाप नहीं या वो घर नहीं जा सकती, तुम्हें चाहिए तुम भी उनका सहारा बनो जैसे हम तुम्हारे बने। मैंने वो बात दिल पर ले ली। जल्द ही मैंने सीख लिया कि किस तरह किसी नई आई हुई लड़की से बात करनी है, उसे एतमाद देना है और बताना है कि वो अब अकेली नहीं। मैं उनकी बात सुनती, उनके जख्मों पर मरहम रखती और आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी ताकत मेरे अंदर आने लगी। एक दिन स्वीटर ने कहा, तुम उन सब लड़कियों के लिए मिसाल बन रही हो, तुम चाहो तो बहुत कुछ बदल सकती हो। कुछ महीने बाद जब मैं खुद को मुस्तहकम महसूस करने लगी, स्वीटर ने मुझसे बात की, एक बात कहनी है मगर तब कहना जब तुम तैयार हो। मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोला, अगर तुम चाहो तो हम अपनी ज़िंदगी को एक नया रिश्ता दे सकते हैं।
شادی۔ میں خاموش رہی، شاید کچھ پل کے لیے وقت تھم گیا تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اگلے دن میں نے آنٹی سے بات کی، وہ ہنس پڑی۔ بیٹی، اگر وہ تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے تو اس سے بہتر زندگی تمہیں کہاں ملے گی؟ اور یوں کچھ ہفتوں بعد ہم نے سادگی سے نکاح کیا۔ محلے کے چند لوگ، 2 گواہ اور آنٹی کی دعائیں۔ کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی زیور نہیں، بس سچائی، عزت اور نیت صاف۔ اب میرا تعارف صرف ایک پناہ گزین لڑکی نہیں تھا، میں سویٹر کی بیوی تھی، ایک نئی زندگی کے ساتھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ ہم نے ایک کمرہ الگ رکھا جہاں جب بھی کوئی نئی بچی آتی ہم اسے رکھتے، سنبھالتے اور اس کے حق کا فیصلہ کرتے۔ کبھی کبھار سویٹر رات کو کلب کے باہر ریکی کرتا، کبھی ویٹرس سے رابطے کے ذریعے معلومات لیتا۔ اس نے کچھ خاص اشارے بنا رکھے تھے، جیسے جب وہ کہتا پری ہے آج کی شام، تو مطلب ہوتا کوئی لڑکی پھنسی ہے۔ ہم فوراً تیار ہو جاتے۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب میرے شوہر کا فون آیا۔ اس وقت میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی، آواز میں ہلکی سی تھکن اور عجلت تھی۔ اس نے مختصر کہا، ایک نئی لڑکی کو نکالا ہے، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اسے تم سنبھالو، میں ابھی اسے لے کر پہنچ رہا ہوں۔ میں نے سرسری سا ٹھیک ہے کہا اور فوراً کمرے کی ترتیب بدلنے لگی۔ بستر درست کیا، پانی رکھا اور کھڑکی کے پردے کھینچ دیے۔ مجھے معلوم تھا جو بھی دروازے پر آئے گی وہ اپنے ساتھ ایک پوری قیامت لے کر آئے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے لمحہ بھر کو سانس روکی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی روشنی دروازے کی دہلیز سے باہر گری، سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ نظر آیا اور میرے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ میرے ہاتھ سے دروازے کی کنڈی چھوٹ گئی۔ چہرہ وہی تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی، میری چچی کی بیٹی، وہی جو میرے ساتھ جیتی جاگتی تھی مگر میرے خلاف زہر اگلنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں تھیں، آنکھیں سرخ، کپڑے میلے اور ہونٹوں پر خاموشی کی مہر، جیسے وقت نے اسے اپنی ہی بنائی ہوئی سزا میں لپیٹ دیا ہو۔ میں دروازے سے ہٹی نہیں۔ میرے شوہر نے میرا کندھا ہلایا اور آہستہ سے کہا، اسے اندر آنے دو، بہت برا حال ہے اس کا۔ وہ اندر آئی مگر قدم جیسے زمین سے الگ نہیں ہو رہے تھے۔ وہ سیدھی اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں ہم لڑکی